दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। देखिए दोस्तों, राजनीतिक गतिविधियों में बहुत बड़ा अंतर आया है। इसमें आपको भी मालूम है कि 2022 चल रहा है और 2022 के बाद में 2023 में आप लोगों को विधानसभा के चुनाव काफ़ी क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। इसी साल अक्टूबर नवंबर तक गुजरात विधानसभा का चुनाव होना है और ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि गुजरात में मुख्य मुकाबला हमेशा से भाजपा और कांग्रेस के बीच में होता आया है और यकीनन भाजपा और कांग्रेस के बीच इस मुकाबले में पिछली बार तो मुकाबला एकदम नेक टू नेक हुआ था, काफ़ी अच्छी स्थिति थी। लेकिन कांग्रेस की जो कमियां रही हैं उन कमियों की वजह से और भाजपा सरकार के द्वारा किए गए कार्यों से देखिए तो गुजरात की जनता ने लगातार बीजेपी को वहां पर सत्ता में बनाए रखा है। उसके पीछे एक निष्ठ भाव से गुजरातियों के साथ उनका तालमेल और कांग्रेस का गुजरातियों के प्रति हमेशा नकारात्मक रवैया है ना, वो बहुत बड़ा कारण रहा है। दोस्तों देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि गुजरात कांग्रेस पूरी तरीके से दो धड़ों में बंट चुकी है। शक्ति सिंह गोहिल वाला गुट है, वो अपना ही अलग बातें अपनी रखता है और इधर शंकर सिंह बाघेला का गुट है, उनमें अलग खींचतान है। और इसी कारण से और चूँकि आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है तो वो भाजपा के कोर वोटरों को नहीं काटेगी, वो कांग्रेस के ही कोर वोटर को काटेगी। इसके चलते और हार्दिक पटेल का ऐन वक्त धोखा देना, कांग्रेस को छोड़ देना और ये आक्षेप लगाना कि कांग्रेस गुजरातियों से नफ़रत करती है, नरेंद्र मोदी जी के उस बयान के एकदम समकक्ष है। जब मतलब मोदी जी हमेशा गुजरातियों के प्रति जो इनकी भावना रही कांग्रेसियों की, उस पर हमेशा कटाक्ष करते रहे हैं। अगर देखा जाए तो गलत भी नहीं कहते रहे हैं। गुजरात के प्रति हमेशा कांग्रेस का रवैया घटिया रहा। याद होगा जब मोरारजी देसाई प्रथम गुजराती प्रधानमंत्री बने थे तो उसके प्रति उन कांग्रेसियों की क्या धारणा थी। उनकी 2.5 साल भी सरकार नहीं चलने दी और इंदिरा गांधी ने उनकी सरकार पलट दी। कहने का तात्पर्य ये है ना, फूट डाल दिया उनकी पार्टी में, जनता पार्टी से की सरकार बनी थी, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से कांग्रेस के तथाकथित जो युवराज हैं, है ना, जिन्हें पप्पू भी कह करके राजनीति का पप्पू भी कहा जाता है, भेजा गया वहाँ पे जा कर के। अगर आप आलोचना कर रहे हैं, घर की बात अगर कोई कही जाती है, घर में ही कही जाती है, यहाँ पे आप बीजेपी की आलोचना करके आपका पेट नहीं भर रहा है तो आप चले जा रहे हो विदेश में, वहाँ जहाँ पे भारत ने अपने प्रभाव का डंका बजाया है, वहाँ पर जा कर के आप बकवास कर रहे हो, वहाँ पर जा कर के आप बकवास बातें रख रहे हो, है ना। ऐसे नेताओं को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। देश के लिए कम से कम देश की बातों को इस प्रकार की घटिया मेंटलिटी के अनुसार, मानसिकता के अनुसार ले जा कर के वहाँ पर रखना, है ना। केरोसिन छिड़क दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, क्या तमाशा लगा करके रखा हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है बोलने का, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि देश की छवि जा कर के ख़राब करेंगे। ऐसे नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तो बार बार हमेशा बोलते रहे हम लोग। कहने का तात्पर्य ये कि देखिए, राजनीति अपने जगह है और देश अपने जगह है ना। आलोचना करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन आलोचना के लिए शब्दों का सही इस्तेमाल और सही मंच का उपयोग ज़रूर होना चाहिए। रही बात यह कि देखिए, जिन लोगों ने जैसा कृत्य किया है तो उनको उसी प्रकार से सज़ा मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। इन्होंने ऐसा कार्य किया तो जाहिर सी बात है कि उसकी सज़ा भी इनको निश्चित रूप से मिलती रहेगी ना। तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं। इन्होंने ऐसा कार्य किया इसीलिए इनको ऐसी सज़ा मिल रही है, ठीक। और रही बात जैसे आजम खां आदतन अपराधी हैं, ऐसा योगी सरकार ने स्पष्टतः न्यायालय में ही कहा था, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो व्यक्ति
किसी महिला के अंडरगारमेंट्स के विषय में कमेंट कर सकता है कि किस रंग का वो अंडरगारमेंट्स पहनती हैं, एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री के विषय में। ऐसे जाहिल और निकम्मे व्यक्ति को उम्र कैद होनी चाहिए, है ना। ऐसे जाहिल और निकम्मे व्यक्ति को उम्र कैद होनी चाहिए। ऐसे निकम्मों को किसी भी प्रकार से बख्शना नहीं चाहिए। 27 महीने की तो कम जेल भोग करके आया है, ऐसे व्यक्ति को उम्र कैद होनी चाहिए। अब देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू हैं, बनते राजनेता हैं और कभी पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में इच्छा जताए थे। चरणजीत सिंह चन्नी बाजी मार लेंगे, 19 दिन तक रहे, उसके बाद कांग्रेस को हरा के फुर्सत पाए, है ना। अब कांग्रेस वहाँ आएगी भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस का स्थान वहाँ भाजपा लेने जा रही है, ठीक है। जिस तरीके से बड़े बड़े नेता वहाँ शामिल हो रहे हैं, और आप इस स्थिति से भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि इनके आने के बाद कांग्रेस के जो 18 विधायक हैं उनमें भी टूट फूट होगी। तो अगर 9-10 मिल गए इधर आकर के, 3 इनके हैं ही, तो मुख्य विपक्षी दल बीजेपी बन जाएगा। और आम आदमी पार्टी से वो दिल्ली में भी लड़ रहा है, यहाँ भी लड़ेगा। आम आदमी पार्टी की राजनीति ही बांटने की रही है, खालिस्तान का मुद्दा रहा हो आम आदमी पार्टी को। आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी फ्री के बल पे आई है, जिस पे बहुत जल्दी ही केंद्र सरकार एक्शन करने जा रही है। इनके पास कोई नीति नहीं है, बस ये मुफ्त वो मुफ्त। अर्थव्यवस्था को ये लोग श्रीलंका वाला बना देना चाहते हैं, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, इसके बाद भी राहुल गांधी जैसे जाहिल नेताओं का विदेश में जाना और वहाँ के मंच से ये कहना, बार बार इस बात को बोलना कि केरोसिन छिड़क दिया है, श्रीलंका से बुरी स्थिति है, लद्दाख में यूक्रेन से भी बुरी स्थिति है, ऐसे लोगों को बोलने से पहले सोचना चाहिए। राजस्थान की गुटबाजी देखिए, राजस्थान की गुटबाजी गजब की है ना। राजस्थान की गुटबाजी में अशोक गहलोत इनका चल रहा है, अशोक गहलोत, और ठीक है, सचिन पायलट का की नौटंकी चल रही है। उधर वसुंधरा राजे और ये जो भाजपा का दूसरा गुट है गुलाब चंद कटारिया का, और कई ऐसे गुट हैं, सबके बीच में मारामारी मची हुई है। भाजपा ने इस बार निर्णय लिया है कि वो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। तो राजस्थान में वैसे भी ट्रेंड रहा है, और ये ट्रेंड इस बार भी बदलने वाला नहीं है कि 5 साल पे ये 5 साल पे वो, क्योंकि राजस्थान रिकॉर्ड है कि 1991 से यही ट्रेंड अपनाया हुआ है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। तो इस बार भी अशोक गहलोत का जाना तय है ना, और भाजपा की सरकार आनी तय है। मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि वसुंधरा राजे को स्पष्ट मान लेना चाहिए ये चीज़ कि आपका ही वहाँ पर बहुत बड़ा जनाधार नहीं, आप इतने बड़े जनाधार वाले तो उपचुनाव इतना बीजेपी हारी क्यों, सबसे बड़ी चीज़ ये। और रही बात ये कि राज्य को पसंद करने वाले लोगों में कमी नहीं है, लेकिन संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा जाए और जिसको पीएम मोदी सीएम प्रोजेक्ट करे वो मुख्यमंत्री बने, समझ रहे हैं ना। पीएम मोदी जिसको सीएम बनाना चाहें को हम बनाएंगे। और रही बात ये कि राज्य अगर चाहें तो अलग पार्टी बना सकती हैं, है ना। और मुझे तो ये लगता है जो नेतृत्व के खिलाफ हाँ उंगली उठाए ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए, कि उनके रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान अवश्य है। ऐसे लोग पार्टी में बयानबाजी करेंगे, ना अध्यक्ष को सेंट रही हैं और ना प्रधानमंत्री को सेंट रही हैं, ना गृह मंत्री को सेंट रही हैं। तो भाई आप अगर बगावत पे उतारू हैं तो आप अशोक गहलोत के साथ मिल करके आराम से मंत्री बन जाइए, उप मुख्यमंत्री बन जाइए, चलाइए आराम से। इधर की क्या आवश्यकता है फालतू की यहाँ अपना वो कर रहे हैं। देखिए चैनल हमारा राजनीतिक विश्लेषण का भी चैनल है, और जो सर्वे हमारा कह रहा है वो यही कह रहा है दोस्तों कि निश्चित रूप से इस बार राजस्थान में भाजपा की सरकार बननी तय है। और हाँ, गुजरात में तो इसको कोई हरा ही नहीं सकता ना। और रही बात यह स्वागत योग्य फैसला है सम। और आपकी भर्तियों से भी रिलेटेड बड़ी अपडेट निकल कर के सामने आई है। टास्क फोर्स ने काफ़ी अच्छे पदों पर सूचना दी है दोस्तों। तो निश्चित रूप से आप लोगों का विज्ञापन भी अब आने वाला है। राजनीति की बातें भी इस चैनल पे हमारे होती रहेंगी, उसको अवश्य आप देखिए। और ये सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्दी ही अशोक गहलोत संन्यास लेने वाले हैं राजनीति से। और उसके बाद में जो चूँकि देखिए भाजपा में तो 75 के लिए निर्धारित है, लेकिन कांग्रेस में कोई एज नहीं निर्धारित है। वहाँ पे ये लोग
जितने साल तक चाहें उतने साल तक आराम से, जब तक मर ना जाएं तब तक ये लोग पार्टी में बने रह सकते हैं और प्रशासन के पदों पर काम कर सकते हैं। ऐसा है कांग्रेस वाले स्वयं नियम बनाते हैं, तोड़ते हैं, यही सब ऐसा काम करते हैं। मोतीलाल वोरा इतने लंबे समय तक किए, तो इन सब में कोई वो नहीं है। लेकिन राजनीति के लिए एक मानक बनना चाहिए, ठीक है। 75 साल की आयु, या अगर रिटायरमेंट सरकारी नौकरी वालों को आप 55 या 60 में दे रहे हैं, 55 में भी रणनीति बन रही है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस पे भी करिए, जो बात है साफ, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो मान चलिए विज्ञापन अब आप लोगों का 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।